नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, हम आपकी बात कर रहे थे, किसकी, नेशनल मूवमेंट की बात कर रहे थे और उसमें गांधीयन एरा की हमने शुरुआत की थी और गांधी जी के प्रारंभिक जीवन, साथ में आपके गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में जो आपके जीवन रहा है उसके बारे में हमने चर्चा आपसे की। हमने आपके गांधी जी का आगमन, आपके भारत में जब आगमन हुआ उनका, उसकी बात की। गांधी जी ने जो क्षेत्रीय आंदोलन जो यहाँ पर किए उनकी बात की। अब हम आपके गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश की चर्चा करें तो देखिएगा, पहला प्रश्न तो हेडिंग से ही बन जाता है और काफी बार आपके एग्जामों में देखने को भी मिला है कि गांधी जी का सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन के, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब हुआ या किसके माध्यम से हुआ, कौन से सत्याग्रह के माध्यम से हुआ, यह प्रश्न हमारा आपके बन जाता है। ठीक है, तो उसी को हम आपके देखें। देखिए, महात्मा, अगर हेडिंग बना रहे हैं हम, गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश। ठीक है, याद रखना, जो इससे पहले मूवमेंट गांधी जी ने किए हैं वो सभी क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में। बिल्कुल सही है आपके सालू जी आपका, कि 1919 का जो रॉलेट सत्याग्रह है उसके माध्यम से गांधी जी का आपके राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश होता है। तो हमारे लिए आपके जो सबसे पहला टॉपिक इसमें हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा आपके पहला टॉपिक इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण आपके बिंदु है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। सुनिएगा कि रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया। ठीक है, तो आप एक बात देखिएगा कि हम बात कर रहे हैं किसकी? रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट का पहला ही प्रश्न ये बनता है कि भाई रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया, रॉलेट एक्ट क्या है और रॉलेट एक्ट के फलस्वरूप क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, परिणाम आपके क्या हुए। ठीक है, उनकी चर्चा हम आपसे करें तो आपको ये देखना होगा कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों, क्योंकि नेशनल मूवमेंट के साथ हमने बताया था एक क्रांतिकारी चरण भी चल रहा है। ठीक है ना, राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में तो मूवमेंट चल ही रहा है, साथ में एक क्रांतिकारी चरण भी आपके चल रहा है जो कि आपके रॉलेट, जिसका कि परिणाम आपके क्या हो रहा है, उसके दबाने के लिए रॉलेट एक्ट लेके आ रहे हैं। तो बात क्या होती है कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से, कि उनको किस प्रकार से रोका जाए, सरकार के द्वारा सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिसन कमेटी का गठन किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया जिसे सेडिसन कमेटी हम बोल रहे हैं, 1917 ईस्वी की बात है। ठीक है, जिसको क्रांतिकारियों को कुचलने की योजना प्रस्तुत करनी थी कि क्रांतिकारियों को किस प्रकार से कुचला जाए। ठीक है, अब हुआ क्या कि सेडिसन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट पर 17 मार्च 1919 ईस्वी को, 17 मार्च 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधायिका के द्वारा, चाहे कितना ही आपके वहां पर विरोध हुआ, भारतीय नेताओं के द्वारा कितना ही विरोध किया गया, उन विरोधों के बावजूद आपके रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया गया। यानी उसका नाम ही रॉलेट के नाम पर क्या पड़ गया? रॉलेट एक्ट पड़ गया। हालांकि इस एक्ट का जो भारतीय सदस्य थे उस समय केंद्रीय विधायिका के, उनके द्वारा खूब विरोध किया गया। ठीक है, खुद मोतीलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू ने आपके इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा। गांधी जी ने भी इसे काला कानून कहा और इसे हिमालय जैसी भूल करार दिया। ठीक है ना, कि ये हिमालय जैसी भूल है। ठीक है, अब देखिए ये था क्या कि इस अधिनियम के द्वारा
किसी भी व्यक्ति को कितने ही समय तक निरुद्ध रखा जा सकता था, कैद किया जा सकता था। ठीक है, तब जाकर के गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह करने की बात कही कि हम रॉलेट सत्याग्रह करेंगे, रॉलेट सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, तो यही बात मैं आपको यहां रॉलेट एक्ट के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि भाई ये है क्या। तो देखिएगा, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन कमेटी का गठन किया गया, जिसे क्रांतिकारियों को कुचलने की योजना प्रस्तुत करनी थी। कि क्रांतिकारियों को आपकी किस प्रकार से कुचला जाए, उनकी गतिविधियों को किस प्रकार से रोका जाए, इसकी योजना प्रस्तुत करने के लिए सेडिशन कमेटी का गठन आपके किया गया था। सालू जी बताएंगे किताबें आपके, अभी बता देंगे लास्ट में आपके। ठीक है, क्लास के लास्ट में आपकी किताब की बात कर लेंगे। तो देखिएगा, तो योजना प्रस्तुत करनी थी आपके क्रांतिकारियों को कुचलने की। ठीक है, अब इसने क्या किया, देखो, इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट के आधार पर 17 मार्च 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधायिका ने तमाम विरोधों के बावजूद केंद्रीय विधायिका ने तमाम विरोधों के बावजूद रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसमें इसमें आपके हो क्या सकता था कि किसी व्यक्ति को कितने ही समय तक निरुद्ध रखा जा सकता था। ठीक है ना, देखिए, जिसमें किसी व्यक्ति को कितने ही समय तक निरुद्ध रखा जा सकता था। कितने ही समय तक आपके किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध रखा जा सकता था, किसके अंतर्गत, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, इसीलिए इस रॉलेट एक्ट का हमारे नेताओं के द्वारा विरोध किया गया है। ठीक है,
जैसे हमने बताया मोतीलाल नेहरू ने आपके इनके लिए क्या कहा कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। ठीक है, महात्मा गांधी ने इन्हें आपके काला कानून कहते हुए इसे हिमालय जैसी भूल करार दिया है। ठीक है, देखो मोतीलाल नेहरू ने इस कानून को बिना अपील, बिना दलील तथा बिना वकील का कानून कहा। वकील का कानून कहा। बिना वकील का कानून कहा है। ठीक है, किन्होंने कहा? ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। ठीक है, कि भाई बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून है आपके कौन सा? ये जो आपके रॉलेट एक्ट लाया है। अब आपको यहां पर यह बात याद रखनी है कि भाई इस रॉलेट एक्ट का विरोध तो आपके बहुत पहले से ही हो रहा था। ठीक है ना, केंद्रीय विधायिका में जब इसको प्रस्तुत किया गया था तभी से भारतीय सदस्य इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उनके विरोध का कोई फायदा नहीं निकला। उनके विरोध का कोई फायदा आपके यहां नहीं निकला। अब मैंने बताया कि गांधी जी इसे क्या कहकर के पुकार रहे हैं? गांधी जी इसे आपके काला कानून कहकर पुकार रहे हैं। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा तथा हिमालय जैसी भूल, हिमालय जैसी भूल करार दिया। ये आपके प्रश्न पूछा जाता है कि भाई कि रॉलेट एक्ट को हिमालय जैसी भूल आपकी किसने कहा था? तो किसने कहा? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब आपके देखिए मैंने बताया गांधी जी ने आपके जब इसको काला कानून कह करके पुकार दिया तो इसका विरोध करना जायज था। ठीक है, तो गांधी जी के द्वारा इसके विरोध में सत्याग्रह का निर्णय लिया गया और सत्याग्रह सभा की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी है? सत्याग्रह सभा की। अब आपको इसमें यह भी याद रखना है कि भाई कि गांधी जी की सत्याग्रह सभा में सदस्य आपके कौन कौन से थे, जिनमें नाम देखो जमुना दास का नाम आता है, द्वारिका दास का नाम आता है, जमनालाल बैंकर का नाम आता है, उमर सोमानी का नाम, शंकरलाल बैंकर का नाम आता है, उमर सोमानी का नाम आता है, बीजी हार्निमन का नाम आता है, बीजी हार्निमन का नाम आता है। लेकिन यहां एक प्रश्न और अच्छा बनता है कि भाई गांधी जी के द्वारा जो रॉलेट सत्याग्रह किया जा रहा था उस रॉलेट सत्याग्रह का विरोध आपके किन किन नेताओं ने किया? तो उसके विरोध में कुछ उदारवादी नेता जैसे तेज बहादुर सप्रू, एनी बिसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डॉक्टर श्रीनिवास शास्त्री, ये आपके किसके विरोध में आए हैं? रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में आए। अब यहां आपको यह भी याद रखनी है कि रॉलेट सत्याग्रह है, उस रॉलेट सत्याग्रह का पहले तो आपके एनी बिसेंट ने समर्थन किया था, लेकिन फिर आपके गांधी जी को आपके राजनीतिक बच्चा कहकर के भी इन्होंने संबोधित किया। किन्होंने? डॉक्टर एनी बिसेंट ने। डॉक्टर एनी बिसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा तक कह दिया था। ठीक है ना, ये अभी किसी एग्जाम में भी पूछा गया है कि भाई राजनीतिक बच्चा आपके किसने कहा था गांधी जी को? तो वो एनी बिसेंट के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह
करने का निर्णय लिया। तथा सत्याग्रह सभा की स्थापना की। सत्याग्रह सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई। अब इस सत्याग्रह सभा के सदस्य अगर आप देखें कि सदस्य आपके कौन कौन रहे हैं, क्योंकि सदस्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं इनके, ठीक है ना। तो इसमें जमुना दास, द्वारिका दास, शंकर लाल बैंकर। देखो, जमुना दास, द्वारिका दास, शंकर लाल बैंकर, शंकर लाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हार्निमन, बीजी हार्निमन के नाम आते हैं, ठीक है। ये आपके बात रही किसकी? सत्याग्रह सभा की। गांधी जी ने आपके रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना कर दी कि भाई हमको आपके क्या करना है, अब सत्याग्रह करना है। लेकिन मैंने बताया कि भाई सत्याग्रह के विरोध में भी आपके भारतीय नेता थे, सत्याग्रह के विरोध में भी आपके यहाँ भारतीय नेता हमको दिखाई दे रहे हैं। अब वो आपके कौन कौन से नेता हैं? तो देखिए कि गांधी जी ने आपके जो रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आरंभ किया, रॉलेट सत्याग्रह का विरोध आपके किन किन उदारवादी नेताओं ने किया है? तो देखिए, रॉलेट सत्याग्रह का विरोध निम्न उदारवादी नेताओं के द्वारा किया गया। कौन कौन से उदारवादी नेता हैं? तो देखिए, इनमें नाम आ जाते हैं तेज बहादुर सप्रू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम आ गया, श्रीनिवास शास्त्री का नाम आ गया, और डॉक्टर एनी बेसेंट का नाम आ गया। डॉक्टर एनी बेसेंट का नाम आ गया। तो आपके तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, श्रीनिवास शास्त्री, इन सभी ने आपके क्या किया है? इस रॉलेट सत्याग्रह का विरोध किया। अब यहां हमने एक बात बताई आपको अभी कि एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा है। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा राजनीतिक बच्चा कहा गया आपके देखिएगा कि एनी बेसेंट ने गांधी जी को आपके राजनीतिक बच्चा कहा है। राजनीतिक बच्चे से आपके यहाँ पर तात्पर्य कि जो उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया उसके आपके संदर्भ में उनको ये चीज कही गई। अब देखिए, जब रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत आपके कर दी कि भाई अब तो हमने आपके क्या कर दिया, अब आपके ओखली में तो सिर दे ही दिया, तो गांधी जी ने क्या किया?
गांधी जी ने 6 अप्रैल के दिन संपूर्ण देश में हड़तालों के आयोजन को आपके बात कही कि 6 अप्रैल के दिन संपूर्ण देश में हड़तालों का आयोजन करना है। किसके विरोध में करना है? इस रॉलेट एक्ट के विरोध में करना है। लेकिन हुआ क्या कि इन हड़तालों के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी हो गई। ठीक है, तो हिंसक घटनाओं का नाम लेते हुए गांधी जी का दिल्ली और पंजाब में प्रवेश निषिद्ध कर दिया। 9 अप्रैल को गांधी जी को पलवल हरियाणा के पास पकड़ लिया गया, कैद कर लिया गया। ठीक है, और उन्हें कैद करके कहां छोड़ा गया? बंबई ले जाकर के। जन विरोध को देखते हुए, क्योंकि गांधी जी का समर्थन व्यापक हो गया, व्यापक हुआ, तो जन विरोध आपके गांधी जी की गिरफ्तारी का हो, यह चीज और ज्यादा आपके प्रचारित हो, इसलिए उनको आपके कहां ले जाकर के छोड़ दिया गया? बंबई ले जाकर के छोड़ दिया गया। ठीक है, यह बड़ी बात आपके यहां हुई। ठीक है, और इसके बाद आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद किसकी? अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। सत्याग्रह सभा के सदस्य भी उदारवादी थे। आपको यह देखना पड़ेगा कि यहां उदारवादी और उग्रवादी से तात्पर्य नहीं है। यहां इनसे आपके तेज बहादुर सप्रू हुए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुए, श्रीनिवास शास्त्री हुए, डॉक्टर एनी बेसेंट हुए। ये जो सरकार सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, ठीक है ना, उसके समर्थक बन बैठे थे। उसके समर्थक बन बैठे, इस वजह से आपके गांधी जी के द्वारा जो भी आपके आंदोलन किया जा रहा है उसका प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ठीक है ना, ये विरोध भी ज्यादा खुलकर के सामने नहीं आ पा रहा है उनका, लेकिन कहीं भी सहयोगात्मक रवैया भी उनका नहीं है। इवन कि मैंने बताया कि डॉक्टर एनी बेसेंट हैं, ये प्रारंभ में तो आपके रॉलेट सत्याग्रह की समर्थक थी, लेकिन बाद में विरोधी हो गई। ठीक है ना, तो हमने आपके क्या बताया कि गांधी जी ने 6 अप्रैल का दिन संपूर्ण भारत में हड़तालों के आयोजन के लिए तय किया। ठीक है, देखिए गांधी जी के आह्वान पर छह अप्रैल के दिन संपूर्ण भारत में हड़तालों का आयोजन किया। इस समय कुछ स्थानों पर हिंसक घटनाएं भी हुई। इस कारण गांधी जी का दिल्ली व पंजाब में प्रवेश निषिद्ध कर दिया। दिल्ली और पंजाब में प्रवेश निषिद्ध कर दिया गांधी जी का। ठीक है, और 9 अप्रैल को तो आपके 9 अप्रैल को तो पलवल हरियाणा में 9 अप्रैल को पलवल हरियाणा में आपके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कहां? बंबई ले जाकर के रिहा कर दिया गया। ठीक है ना, तो देखिएगा 9 अप्रैल को पलवल हरियाणा में गिरफ्तार कर बंबई ले जाकर
बंबई ले जाकर रिहा कर दिया। बंबई ले जाकर के रिहा कर दिया जाता है। किनको? गांधी जी को। ठीक है, तो ये बड़ी बात है आपके। और यहां भी आपको ये देखना है कि भाई कहां गिरफ्तारी हुई है उनकी। पलवल हरियाणा में आपके गिरफ्तारी हुई है। ठीक है ना, पलवल हरियाणा में आपकी उनकी गिरफ्तारी यहां होती है। ठीक है, बिल्कुल ऋषि जी आपके सब बताएंगे, आपके लंगोट कब पहना और इनकी सारी की सारी बातें आ जाएंगी। एक भी प्रश्न आपके बाहर नहीं जाने देंगे इसमें। तो देखिएगा, बंबई ले जाकर, अब बंबई ले जाकर के छोड़ क्यों नहीं? क्योंकि जनता विरोध करने लग गई। जैसे ही गिरफ्तार किया, जन विरोध आरंभ हो गया। ठीक है, अब हुआ क्या, रॉलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध अगर देखा जाए कि भाई रॉलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध आपके भारत में कहां पर था, तो सर्वाधिक विरोध था पंजाब में, और पंजाब के भी अमृतसर में, जहां रॉलेट एक्ट के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे दो स्थानीय कांग्रेसी नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है ना, अब देखिए हुआ क्या कि 9 अप्रैल को जब गांधी जी को गिरफ्तार किया ना, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को भी गिरफ्तार किया गया। ये दोनों की दोनों नेता कांग्रेस की स्वागत कमेटी के सदस्य भी थे। अब क्या हुआ, इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल को एक रैली निकाली गई जनता के द्वारा। उस रैली पर पुलिस ने चला दी गोलियां, पुलिस ने गोलियां चला दी। तो हुआ क्या कि 13 अप्रैल का दिन, 13 अप्रैल का बैसाखी का दिन था, 1919 ईस्वी की बात है। ठीक है, निरुद्ध का मतलब होता है जेल में डाल सकते हैं उनको, आपके कैद कर सकते हैं। ठीक है, कैद कर सकते हैं। अमन जी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से आपके नहीं हो पाई थी क्लास अपनी, लेकिन अब आपके रेगुलर रहेंगी क्लासें हमारी। ठीक है, तो आपके देखिएगा, मैंने बताया 13 अप्रैल 1919 का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन हुआ। उसमें होना क्या था, दोनों कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध होना था। साथ में आपकी क्या होना था कि 10 अप्रैल को जो गोलीबारी हुई उसका भी विरोध होना था। ठीक है ना, आयोजन आपके वहां पर हुआ, गोलीकांड का आपके मैंने बताया विरोध होना ही था। अब सभा शांतिपूर्वक चल रही थी। ठीक है, शांतिपूर्वक और सभा में आपकी भीड़ भी ज्यादा आ गई। ज्यादा क्यों आ गई? क्योंकि उस दिन आपके बैसाखी का मेला लगा हुआ था। आसपास के लोग आपके जब आए, आसपास के लोग जब आए, तो वो भी आपके वहां पर के भाई कैसी सभाएं होती हैं उनको देखने के लिए गांव के जो लोग थे वो भी वहां आ गए। ठीक है, इस समय एक फौजी जनरल था, जनरल डायर। जनरल डायर के द्वारा बिना किसी चेतावनी के, कोई चेतावनी नहीं दी गई भीड़ को। ठीक है, बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। लगभग 1000 लोग मारे गए। लेकिन सरकार ने मृतकों के जो आंकड़े आपके प्रस्तुत किए उस समय, उनमें 379 आंकड़े बताए। 379 आपके आंकड़ों की संख्या बताई गई कि भाई 379 लोग मारे गए। इस समय देखिए पंजाब में 2 डायर है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में माइकल ओ डायर काम कर रहे थे, एक जनरल डायर जो गोली चलाने का आदेश दे रहे हैं। ठीक है ना, अब लगभग 379 बताई, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंकड़े इनके बताए गए। ठीक है ना, अलग अलग आंकड़े बताए। इधर क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, जैसे ये इतना बड़ा आपके भीषण हत्याकांड देखा तो इससे पूरा देश स्तब्ध रह जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उनके द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि आपके लौटा दी जाती है। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे शंकर नायर, शंकर नायर के द्वारा अपनी कार्यकारिणी से आपके इस्तीफा दे दिया जाता है। जब आपके चहुओर से दबाव बढ़ने लगा तो क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, अंग्रेज सरकार के द्वारा एक हंटर कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी में आपके टोटल आपके 7 लोग थे आपके सदस्य के रूप में। 8वें अध्यक्ष के रूप में कौन, डब्ल्यू हंटर थे उसमें। ठीक है, तो हंटर कमेटी का जो गठन किया उसमें आपके कुछ भारतीयों को भी शामिल किया। जैसे हंटर तो आपके उसके अध्यक्ष थे ही, चिमनलाल सीतलवाड़ हैं, सुल्तान अहमद हैं। ठीक है ना, एक जगत नारायण हैं, 3 तो आपके भारतीय लिए, एक रैस्किन है, जॉर्ज बरो हैं, थॉमस स्मिथ हैं और राइक्स हैं। ये आपके कौन थे, अंग्रेज। और हंटर क्या बन गए, इसके अध्यक्ष बन गए। लेकिन हुआ क्या
कि हंटर कमेटी अपनी रिपोर्ट दे, उस रिपोर्ट को देने से पहले ही सरकार ने एक इंडेमिनिटी बिल पारित किया, इंडेमिनिटी बिल पारित किया और जनरल डायर को सजा स्वरूप बर्खास्त करके लंदन भेज दिया, जहां ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा और उसे सोर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया किसको? उसको, जो जनरल डायर है उसको। ठीक है, अब हंटर कमेटी की रिपोर्ट में जनरल डायर को दोषमुक्त कर दिया, ठीक है, लीपापोती कर दी। गांधी जी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी और कांग्रेस की ओर से मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का और गठन कर दिया गया। कांग्रेस की ओर से मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का और गठन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपके, मैंने बताया आपको कि वैसे आप देखेंगे जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग में खुद आपके 388 शहीदों की तो सूची लगी हुई है। ठीक है ना, मदन मोहन मालवीय वहां जो शहीद होने वाले लोग हैं उनकी संख्या लगभग 1300 तक बताते हैं। स्वामी सहजानंद ने आपके उस समय ऑलमोस्ट आपके 1500 संख्या बताई थी कि भाई के लगभग 1500 लोग आपके शहीद हो गए थे। ठीक है ना, आंकड़े बड़े थे। सरकार ने आंकड़े आपके 379 के रूप में उनको और सिमटा दिया, जिससे कोई ज्यादा विभत्स हत्याकांड ना लगे, लेकिन 379 का भी तो आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ठीक है ना, लेकिन उनको हमारी भावनाओं से मतलब ही नहीं था। अंग्रेजों को इस समय, अंग्रेजों को हमारी भावनाओं से क्या मतलब था? तो हमको आपके यही देखना है कि भाई कि ये रॉलेट एक्ट के विरोध में आपके जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, इसमें आपके कौन कौन से घटनाक्रम हुए हैं। तो हमारा अब हेडिंग कौन सा हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड और कब हो रहा है ये? 13 अप्रैल 1919 को। तिथि याद रखनी है आपको, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके यहाँ हो रहा है। इसमें आपके, मैंने अभी क्या बताया आपको कि रॉलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध पंजाब के अमृतसर में था। देखिए, रॉलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध पंजाब के अमृतसर में था। यहां विरोध का नेतृत्व दो स्थानीय कांग्रेसी नेता डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू कर रहे थे। ये कांग्रेस की स्वागत कमेटी के सदस्य भी थे। स्वागत कमेटी के सदस्य से तात्पर्य आपके क्या है? क्योंकि इस समय कांग्रेस का आपके जो अधिवेशन है वो कहाँ, पंजाब में ही होना था, अमृतसर में ही होना था। ठीक है ना, इस वजह से कांग्रेस की स्वागत कमेटी के ये दोनों सदस्य भी थे। इन नेताओं को
9 अप्रैल 10 अप्रैल 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया है। 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया कौन से नेताओं को? जो आपके डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हैं। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल को एक आपकी रैली निकाली गई, जिस पर पुलिस ने क्या चला दी? गोलियां। देखिए, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 10 अप्रैल को रैली निकाली गई, जिस पर पुलिस ने गोलियां चला दी। अब 13 अप्रैल को जो आम सभा हुई, उसका कारण आपके क्या था? एक तो इनकी गिरफ्तारी और इस एक गोलीकांड का विरोध। एक तो इनकी गिरफ्तारी और एक इस गोलीकांड का विरोध आपके इसका रीजन था। ठीक है ना? तो आपके नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा का आयोजन हुआ। जिसमें कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी। कौन से कांग्रेसी नेताओं की? जो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू हैं, उनकी गिरफ्तारी व गोलीकांड का विरोध करना था। इस सभा पर बिना सूचना के जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवा दी गई। जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। लेकिन सरकार ने यह आंकड़ा सरकार ने यह आंकड़ा 379 बताया। सरकार ने कितने लोग मारे जाने की बात कही कि भाई 379 लोग मारे गए।
जबकि वहां आपके हजारों की संख्या में लोग मारे गए। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि भाई कि इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपके क्या किया, अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ठीक है, और आपके शंकर नायर ने वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उससे आपके इस्तीफा दे दिया। शंकर नायर के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया वायसराय की कार्यकारिणी के। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि तथा शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। शंकर नायर ने आपके वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया है। किसके विरोध में दिया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में दिया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में दिया। ठीक है, अब सरकार ने आपके क्या किया, इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन कर दिया। ठीक है, देखो, सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया। अब हंटर कमेटी में आपके देखिए अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो खुद आपके हंटर हैं, WW हंटर के नाम से जिन्हें जान रहे हैं। सदस्य आपके कौन हो गए? सदस्यों में देखिए, नंबर 1 चिमनलाल सीतलवाड़। चिमनलाल सीतलवाड़। सुल्तान अहमद। जगत नारायण। ये कौन है कि भाई भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त आपके जॉर्ज बरो, टॉमस स्मिथ और आपके रेस्किन और राइक्स। जॉर्ज बरो, टॉमस स्मिथ, रेस्किन और राइक्स। ये आपके किसके सदस्य हैं? हंटर कमेटी के सदस्य के रूप में थे। चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद, जगत नारायण, तीनों की तीनों भारतीय हैं। जॉर्ज बरो, टॉमस स्मिथ, रेस्किन और राइक्स, ये आपके किसके सदस्य बनाए गए? हंटर कमेटी के सदस्य बनाए गए। मैंने क्या बताया? हंटर कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही सरकार ने इंडिमिनिटी बिल पारित करके जनरल डायर को सजा स्वरूप बर्खास्त करके लंदन भेज दिया। ठीक है ना, जहां आपके क्या हुआ, जहां आपके
ब्रिटिश सरकार के उच्च सदन ने, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जिसे जान रहे हैं, उसे आपके सोर्ड ऑफ ऑनर की आपकी उपाधि प्रदान की और ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कह करके पुकारा, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कह करके पुकारा। तो देखिएगा, हंटर कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले सरकार ने इंडेमिनिटी बिल पारित कर जनरल डायर को सजा स्वरूप बर्खास्त कर कहां भेज दिया गया? बर्खास्त कर लंदन भेज दिया, जहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स ये क्या है? उच्च सदन है, ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, कि भाई बहुत बहादुरी को काम करके आया है, तो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा तथा सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कह दिया और सोर्ड ऑफ ऑनर से आपके उसे सम्मानित किया है। ठीक है। इधर हंटर कमेटी ने क्या किया? जनरल डायर को दोष मुक्त कर दिया। ठीक है, देखो हंटर कमेटी ने जनरल डायर को दोष मुक्त कर दिया। जनरल डायर को आपके दोष मुक्त किसने कर दिया है? हंटर कमेटी के द्वारा कर दिया गया है। ठीक है, इस कमेटी की रिपोर्ट को गांधी जी ने आपके क्या कहा? पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी। गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा किसको दी है? इस जनरल डायर, उसको हंटर कमेटी की रिपोर्ट को दी। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में किसकी? कांग्रेस की एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया। ठीक है, तो देखिएगा, गांधी जी ने इस कमेटी की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती, निर्लज्ज सरकारी लीपापोती का। ठीक है, और क्या कर दिया इसके लिए? निर्लज्ज सरकारी लीपापोती कह दिया, और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में
एक जांच कमेटी का गठन किया। अब देखो यहां पर भी हमको क्या देखना है कि भाई मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता वाली जो जांच कमेटी है, इस जांच कमेटी में सदस्य आपके किन को बनाया गया है? क्योंकि ज्यादातर आपके आजकल ये फैशन बन गया है कि आपसे आपके किसी भी कमेटी के सदस्यों को पूछ लिया जाता है कि भाई कि ये शामिल थे या नहीं थे। ठीक है, तो देखिए अध्यक्ष कौन बना दिए कि मदन मोहन मालवीय, खुद मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ठीक है, एम.आर. जयकर, तेज बहादुर शप्रू, सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपके किसके सदस्य रहे? इस जांच कमेटी। ठीक है, तो देखो मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बदरुद्दीन तैयब जी, जी। इसके अतिरिक्त आपके हमने बताया एम.आर. जयकर को शामिल किया है, तेज बहादुर शप्रू को शामिल किया है, एम.आर. जयकर, एक सी.आर. दास, तेज बहादुर शप्रू, इनको आपके सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो जांच कमेटी का गठन किया गया उसके लिए। ठीक है, अब देखिए कि इस जांच कमेटी के हाथ आपके क्या आया? इसके हाथ तो कुछ नहीं आना था, इसके हाथ कुछ नहीं आना था। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टी को तो भेज दिया, लेकिन कांग्रेस ने अपनी ओर से क्या किया है? इस हत्याकांड की भर्त्सना की है, उसकी जांच आपकी की है। एक बात और आपको यहां पर याद रखनी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का सब जगह विरोध था। ऊधम सिंह नाम का जो आपके व्यक्ति था, ऊधम सिंह के द्वारा आपकी इसका प्रतिशोध लेने की शपथ ले ली। उस समय था ये ऊधम सिंह, ठीक है ना। ऊधम सिंह ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिशोध लेने की शपथ ले ली कि मैं इसका प्रतिशोध लेकर के रहूंगा, और इसी आपके प्रतिशोध के कारण ऊधम सिंह ने 13 मार्च आपके 1940 ईस्वी को, 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन का एक कैक्सटन हॉल है, ठीक है, वहां माइकल ओडायर की गलती से हत्या कर दी। डायर तो मिला नहीं, माइकल ओडायर मिल गया। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था आपके उस समय। इस कारण ऊधम सिंह को 31 जुलाई को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब आपके अमृतसर में हुआ है, ठीक है, उसके पश्चात अमृतसर में ही चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज भी अस्तित्व में आ गई, एक डंडा फौज आपके अस्तित्व में आ गई। तो देखिएगा क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने इस हत्याकांड का प्रतिशोध लेने की शपथ ली। एवं कब? आपके 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर की
हत्या कर दी। ये उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इकतीस जुलाई को ऊधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ऊधम सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया। आपके कब चढ़ा दिया है? 31 जुलाई को। ठीक है। यहां आपके मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि मैं मरने वालों के आंकड़े अगर देखें ना, देखो जलियांवाला बाग में शहीदों के आंकड़े अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग आपके आंकड़े दिए। ठीक है। जैसे मैंने बताया आपके मदन मोहन मालवीय ने अप्रोक्सीमेट कितने बताए? 1300। मदन मोहन मालवीय अप्रोक्सीमेट 1300। ठीक है। 1300 लोगों की बात कही। स्वामी सहजानंद ने अप्रोक्सीमेट कितने बताए? 1500। स्वामी सहजानंद कितने बता रहे हैं? अप्रोक्सीमेट 1500। बाग में सूची आपकी कितने लोगों की लगी हुई है? 388। सूची आपके कितने लोगों की लगी हुई है? 388 की। और सरकार ने आपके क्या किया? 379 का आंकड़ा दिया। सरकारी आंकड़ा 379। ठीक है। ये आंकड़े कभी पूछ लिए जाएं आपके तो उसकी जानकारी के लिए आपको याद रखने। लेकिन एक चीज और आपके मैंने बताया, इसी समय अमृतसर में चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज अस्तित्व में आई। डंडा फौज अस्तित्व में आ गई है आपकी। किसके नेतृत्व में आई है? ये चमनदीप के नेतृत्व में आपके डंडा फौज अस्तित्व में आई है। लेकिन एक चीज आपको मैं यहाँ करंट अफेयर्स की भी बता दूं कि भाई कि करंट अफेयर्स की तो नहीं रही, काफी पुरानी बात हो गई, कि क्या हुआ था कि 2013 ईस्वी की बात है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे आपके कौन? डेविड कैमरून। जलियांवाला बाग स्मारक पर यात्रा करके गए थे। कौन? डेविड कैमरून। देखिए 2013 ईस्वी में ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून ने जलियांवाला बाग स्मारक की यात्रा की। किसके द्वारा की गई है? डेविड कैमरून के द्वारा। तो ये हमारा आपके जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट संबंधी आपके टॉपिक है। ठीक है। इसके बाद हम आपके देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में खिलाफत मूवमेंट और
असहयोग आंदोलन जैसे आपके घटनाक्रम हैं वो हमारे आपके यहाँ जन्म लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके खिलाफत आंदोलन और आपके असहयोग आंदोलन की चर्चा आपसे करेंगे। धन्यवाद।